हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवी स्टडीशिप। दिस इज चैप्टर 5 ऑफ क्लास 6 ज्योग्राफी। इससे पहले हम ऑलरेडी 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा चैप्टर 5 होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। एज यू हैव रीड इन द फर्स्ट चैप्टर, द अर्थ इज द ओनली प्लानट विच हैज़ लाइफ। ऑलरेडी हम इससे पहले काफ़ी चैप्टर्स पढ़ चुके हैं और उसमें हमने अर्थ के बारे में ही पढ़ा है कि अर्थ को अगर हम मैप रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसा लगता है, क्या ग्लोब होता है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, ये सब हम पहले कवर कर चुके हैं। अब हम जानेंगे कि अर्थ ही ऐसा प्लैनेट क्यों है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। ह्यूमन बीइंग कैन लिव हेयर बिकॉज द लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। क्योंकि ह्यूमन बीइंग को जीने के लिए क्या चाहिए, उसको अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए जिन एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है वो कौन कौन से हैं? लैंड, वाटर और एयर। और ये तीनों ही प्रेजेंट है हमारी अर्थ के ऊपर। The surface of the earth is a complex zone in which three main components of the environment meet, overlap and interact. जो अर्थ का सरफेस है वो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जोन है जहाँ पर आपको ये तीनों ही कंपोनेंट दिखाई देंगे इन्वायरमेंट के अंदर, जो कि ओवरलैप भी करते हैं, मीट भी करते हैं और इंटरेक्ट भी करते हैं। आपको तीनों चीज़ें ही एक साथ दिखाई, मतलब हम आसपास देख लो, आपको पानी भी मिल जाएगा, एयर हमेशा प्रेजेंट होती है, उस लैंड पे हम रह रहे हैं, तो तीनों चीज़ें हमें एक को एग्जिस्टेंस में देखने के लिए मिल जाती हैं। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लीव इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। हम जिस अर्थ के जिस सॉलिड पोर्शन पर रह रहे हैं, जिस ज़मीन पर हम रह रहे हैं, उस ज़मीन को हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। जो गैसेस वाली लेयर होती है, जो हमारे अर्थ के आसपास जितनी भी जो गैसेस लेयर है, जिसमें हमारी कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब जितनी भी गैस जो प्रेजेंट होती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, नीचे देखिए लिखा भी है कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी गैसेस मिलती है हमें इस एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है। वाटर कवर अ बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। और आपको पता है कि अर्थ का काफ़ी बड़ा एरिया वो वाटर ने कवर किया हुआ है और उस एरिया को बोलते हैं हम हाइड्रोस्फेयर। तो मतलब जो ज़मीन है उस वाले पोर्शन को लिथोस्फेयर कहा जाता है। जो गैसियस लेयर वाले जो मिलता है हमें उसे एटमॉस्फेयर बोलते हैं, जहाँ पर हमारी बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं। और जो एरिया हमारा वाटर से कवर है उसको बोलते हैं हम हाइड्रोस्फेयर। The hydrosphere comprises water in all its form, that is ice, water and water vapor. जो हाइड्रोस्फेयर है वो सिर्फ आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक वाटर की फॉर्म में मिलेगा, बल्कि वो आपको आइस की फॉर्म में मिल सकता है, वाटर की फॉर्म में मिल सकता है और वाटर वेपर की फॉर्म में मिल सकता है। ठीक है। द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन विच वी फाइंड लैंड, वाटर, एयर टुगेदर। जब ये तीनों चीज़ हमें जहाँ एक साथ मिल जाती हैं, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, तो उस नैरो जोन को बोलते हैं हम बायोस्फेयर। ठीक है, जहाँ पर आपको ये तीनों चीज़ें मिल जाएंगी, लैंड, वाटर और एयर टुगेदर, विच कंटेन ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, क्योंकि यहाँ पर लाइफ पॉसिबल होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि बायोस्फेयर क्या, कहाँ, मतलब क्या चीज़ है कि जहाँ पर हमें लैंड, वाटर, एयर तीनों एक साथ मिल जाएंगी और वहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। अब इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। जो सॉलिड पोर्शन है अर्थ का, उसको ही हम लिथोस्फेयर बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, जिस ज़मीन पर हम रह रहे हैं उस सॉलिड पोर्शन को हम लिथोस्फेयर कहेंगे। ये बनी किस चीज़ की होती है? जो अर्थ क्रस्ट होता है, उसकी जितनी भी रॉक्स होती है और साथ में जो सॉइल की जो सबसे थिन लेयर होती है, मतलब जो ऊपर वाले जो लेयर होती है सॉइल की, और उसके नीचे जो ज़मीन होती है, उसको मिला के क्या बनता है? हमारा लिथोस्फेयर बनता है। इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को उसमें ज़िंदा रख पाते हैं। ठीक है, तो अर्थ क्रस्ट प्लस थिन लेयर ऑफ सॉइल, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं लिथोस्फेयर। देयर आर टू मेन डिवीजन ऑफ द अर्थ सरफेस। तो अगर हम अर्थ सरफेस को टू मेन डिवीजन उसके देखते हैं, अर्थ का जो सरफेस है, तो आपको दो चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। एक तो होता है बड़े बड़े लैंड मास, जिनको हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं, जिस ज़मीन के ऊपर हम रह रहे हैं। दूसरा होता है ह्यूज वाटर बॉडीज़, जो समुद्र होता है, ओशन बेसिन। तो अगर आप ग्लोब को भी देखते हो तो ग्लोब को पर आपको जो मेन दो चीज़ें जो दिखाई देती हैं, एक कॉन्टिनेंट होता है और दूसरा ओशन होते हैं। ऑल द ओशन ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर। अगर आप मैप देखते हैं तो उसमें आप देखोगे कि जो ओशन है वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, और साथ में जैसे लैंड मासेस होती हैं वो भी आपस में एक दूसरे से क्या रहती है? कनेक्टेड रहती है। ठीक है। द लेवल ऑफ द सी वाटर रिमेन द सेम एवरीवेयर। जो सी लेवल होता है वो हमेशा सेम होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सी लेवल ज़्यादा हो गया ये है और यहाँ पर ऐसा कम हो गया, ऐसा नहीं होता। जो सी लेवल होता है वो पूरी अर्थ पर सेम होता है। एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी। तो इसीलिए अगर कोई देखना चाहता है कि कौन सा जो लैंड का जो पार्ट है कितना ऊंचा है या कितना नीचा है, तो वो सी लेवल से नापा जाता है कि मतलब ये सी लेवल हो गया और यहाँ पर ये इस तरह से कोई लैंड एलिवेशन हो रहा है, ये ठीक है, यहाँ से इतना, यहाँ से था। तो ये जो सी लेवल है ना, ये जो लेवल है, इससे नापा जाता है कि इस लेवल से कि कितना ऊंचा है। ठीक है, इस तरह से नापा जाता है और जो सी लेवल है उसको हमेशा ज़ीरो लिया जाता है। आगे देखते हैं।
यहाँ पर ये आपको ये मैप दिया हुआ है। अगर इस आप मैप को देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप पूरे अर्थ का सरफेस को अगर देखते हो तो वहाँ पर आपको बड़े बड़े ओशंस दिखाई देंगे, ये आपको ओशंस दिखाई देंगे, ठीक है, और ये बड़े बड़े कॉन्टिनेंट दिखाई देंगे। अगर यहाँ पर आप सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट देखेंगे तो आपका एशिया है, ठीक है। एशिया के बाद आपका अफ्रीका आ जाता है, अफ्रीका के बाद आपका नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपका ये ऑस्ट्रेलिया, और फिर यूरोप, ये फिर ये इधर एंटार्क्टिका। यहाँ पर ना कोई ज़्यादा लोग रहते नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये इनका सीक्वेंस देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ये जो जितने भी कॉन्टिनेंट हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हो रहे हैं, एकदम से ऐसा नहीं है कि बहुत अलग अलग जा रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़े बहुत एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, और साथ में वैसे ही ये जो ये ओशन है वो भी एक दूसरे से क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। और जो ये ओशन का जो ये सी लेवल है, ये हमेशा हर जगह क्या है, बराबर है, इक्वल है, ठीक है। अगर आपको एलिवेशन देखने के लिए मिलेगा तो वो कहाँ मिलेगा, जो आपका ये लैंड वाला पार्ट है, ये कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं। द हाइएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर्स अबव द सी लेवल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो सी लेवल होता है उसको हमेशा जीरो लिया जाता है, और उसके ऊपर माउंट एवरेस्ट तो आप सभी जानते हो, ठीक है। तो इसकी जो ऊंचाई है, जो इसकी ये हाईएस्ट माउंटेन है, ठीक है, सबसे ऊंचा यही है। तो इसकी जो पूरी आपको दिखा रखा है, ये सी लेवल से कितना ऊपर है, ये 8,848 मीटर्स, ठीक है। द ग्रेटेस्ट डेप्थ, अब बात करते हैं कि समुद्र के अंदर कितनी डेप्थ है। तो जो ट्रेंच है उससे नापा जाता है। तो यहीं से, जैसे ये ट्रेंच है, ये जो ये मरीना ट्रेंच है, ये इतनी, जैसे ये नीचे तक जा रही है ना। तो आप ये कितनी है, ये जो मरीना ट्रेंच है इसकी डेप्थ कितनी है, 11,022 मीटर्स, ठीक है, इतने रिकॉर्ड की गई है। और जो ये मरीना ट्रेंच है ये कहाँ पर है, ये पैसिफिक ओशन में है, ठीक है। तो ये ग्रेटेस्ट डेप्थ है अब तक की, ठीक है, कि इतना इतना गहरा तो है, जो ओशन है वो इतना गहरा है, क्योंकि देखो ये जब भी तक जा रही है ना इतने नीचे तक, कि ओशन इतने नीचे तक है तभी तो पहुंच रही है ये। तो ऊपर अगर हम बात करें समुद्र से ऊपर की, तो वो हाईएस्ट माउंटेन पीक है माउंट एवरेस्ट। और अगर हम समुद्र के अंदर की ग्रेटेस्ट डेप्थ की बात करें तो वो है 11,022 मीटर्स, जो कि जो मरीना ट्रेंच है उसकी है। और ये कहाँ पर है, ये पैसिफिक ओशन है, ठीक है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि सी की डेप्थ कितनी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। आगे देखते हैं। इधर देख लीजिए, ये एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते थे, और जो टेंजिंग नॉर्गे थे शेरपा, वो इंडिया से बिलोंग करते थे। और ये फर्स्ट मैन थे जिन्होंने हाईएस्ट माउंटेन पीक को क्लाइंब करके गए थे ये, ठीक है। और कब गए थे ये, 29 मई 1953। तो इन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। जिनको तबाही ये कहाँ से बिलोंग करती थी, जापान से करती थी। और ये फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने पहली जो ये चढ़ाई है उसको चढ़ा था। और ये कब हुआ था, 16 मई 1975 को, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि पहली इंडिया की कौन सी वुमेन थी, है ना, अगर पूछ लेते ना, ये तो हो गए पूरे वर्ल्ड की बात हो गई, है ना। जिनको तबाही ये जापान से थी, पहली औरत थी ये जिन्होंने 1975 में इसकी चढ़ाई करी थी, ठीक है। अगर पूछते हैं कि इंडिया से कौन है, तो इंडिया से कौन होंगी, बचेंद्री पाल, ठीक है। और इन्होंने कब किया था, 1984 में किया था। क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ये वाले डायरेक्टली। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि पहली बार पूरे वर्ल्ड में से किसने किया था, तो एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड से थे, और तेंजिंग नॉर्वे शेरपा इंडिया से, ठीक है। इन दोनों ने ये पहली बार गए थे हाईएस्ट माउंटेन पीक पे 29 मई 1953। और अगर फीमेल की बात करते हैं तो जिनको तबाही जो गई थी 1975 में, ठीक है। उसके बाद इंडिया की बात करें तो इंडियन वुमेन कौन थी, बचेंद्री पाल, जो कि गई थी 1984 में। तो तीनों डेट आपको याद रखनी ज़रूरी है, 1953, 1975, उसके बाद 1984। आगे देखते हैं। अब देखते हैं कॉन्टिनेंट्स को। अब इनको कॉन्टिनेंट्स को एक एक करके पढ़ते हैं। आपको पता होगा कि हमारे पास 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं, और इनको सेपरेट करते हैं कौन, बड़ी बड़ी जो लार्ज वाटर बॉडीज़ होती है, जैसे कि मैंने आपको भी दिखाया भी, ठीक है, जिनके आसपास पानी तो है ना। ये कॉन्टिनेंट कौन कौन सी हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका, ठीक है। मैंने आपको दिखा भी दिया था कि एशिया कहाँ पर है, यूरोप कहाँ पर है, अफ्रीका कहाँ है, और नॉर्थ अमेरिका कहाँ है, साउथ अमेरिका कहाँ है। अगर आप मैप देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ग्रेटर पार्ट लैंड का ज़्यादातर वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, जैसे कि हमारा ये इस तरह से, ये आपका इक्वेटर हो गया। तो ज़्यादातर जो कॉन्टिनेंट्स है ना वो आपके इस ऊपर वाले एरिया में है, इक्वेटर से ऊपर वाले एरिया में है, ठीक है। साउदर्न हेमिस्फेयर में आपका इतना नहीं है। तो ये वही कह रहा है कि जो ज़्यादा जो लैंड मास है वो आपका ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, जो एशिया है वो हमारी लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। एक बार मैप देख लेते हैं, ये देखिए तो ऊपर यहाँ पर, तो जो ये एशिया है यहाँ पर हमारी, ये हमारी लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। थोड़ा मैप को समझने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पर ये रोटेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये सब किससे घिरी हुई है, ये ओशनिक जो बॉडीज़ है उससे घिरी हुई है। और यहाँ पर सबसे बड़ा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो है हमारा एशिया। नीचे आ जाते हैं।
इट कवर्स 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। तो इससे कम से कम 1/3 पार्ट है जो टोटल लैंड एरिया का अर्थ का, उसको कवर किया हुआ है। ठीक है, तो ये एशिया का है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट हमारा यही है। अगर हम इस कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो ये हमारा ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये पूरा हमारा मैप हो गया, इधर ये पूरा इक्वेटर हो गया, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होता है। तो इधर इस नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी ये इस साइड करता है, ये इसके ईस्ट वाले साइड, क्योंकि इधर तो वेस्ट होता है, ये इधर ईस्ट होता है, तो ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है वो इसमें से पास करता है, मतलब ये इस तरह से हो गया, ये इक्वेटर हो गया, यहाँ पर ये आपका एशिया है। तो यहाँ से कौन सी लाइन निकली, ये एक और इक्वेटर के ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलता है। तो इसीलिए ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसमें से पास करके जाती है। एशिया को सेपरेट करते हैं यूराल माउंटेन्स। ठीक है, एशिया को किससे सेपरेट करते हैं, लेकिन यूराल माउंटेन यूरोप से सेपरेट करता है। इस साइड आपका यूरोप है और इस साइड आपका एशिया है। तो इन दोनों को जो सेपरेट करता है, यूरोप को एशिया से जो सेपरेट करता है, इनके बीच में क्या है, यूराल माउंटेन्स है। ठीक है ना, वेस्ट साइड पर यूराल माउंटेन्स है। अगर हम कंबाइंड लैंड मास की बात करते हैं यूरोप और एशिया की, अगर हम पूरा का पूरा यूरोप और एशिया को देखते हैं, ये हमारा यूरोप हो गया और इसको एशिया को हो गया। ठीक है, तो अगर इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, यूरेशिया बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें यूरोप और एशिया दोनों हैं, तो इस दोनों को अगर हम मिला के बोले तो हमारा क्या हो जाएगा, यूरेशिया हो जाएगा। बात करते हैं यूरोप की। यूरोप हमारा थोड़ा एशिया से छोटा है, जैसे कि आपको मैप में भी दिखाई देता है। और ये कहाँ पर लाई करता है, ये एशिया के वेस्ट में लाई करता है। जैसे अगर ये एशिया है इधर, तो एशिया के वेस्ट में यूरोप है आपका यहाँ पर। आर्कटिक सर्कल पासिस थ्रू इट। यहाँ से आपका आर्कटिक सर्कल भी पास हो रहा है, यहाँ से ये आपका आर्कटिक सर्कल पास हो रहा है। और इसे बहुत सारी वाटर बॉडीज़ ने तीनों ही साइड से पानी से कवर किया हुआ है। ठीक है, मैप में देखोगे तो पता चल जाएगा आपको। मैप पे दिखा देती हूँ मैं एक बार, ये देखिए, यहाँ से पूरा इसको तीनों साइड से वाटर ने कवर कर रखा है। ठीक है, ये मेडिटेरियन सी हो गई, ऊपर आर्कटिक सर्कल हो गया, इधर साइड में आपका ओशन हो गया, तो ये पूरा कवर है। चलते हैं अब नीचे। ठीक है, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका। अब बात करते हैं हम अफ्रीका की। तो अफ्रीका हमारा सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है आफ्टर एशिया। जैसे कि मैंने आपको एशिया दिखाया, तो एशिया के बाद, क्योंकि एशिया सबसे बड़ा है, एशिया के बाद आता है अफ्रीका। द इक्वेटर और जीरो लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट। अ लार्ज पार्ट ऑफ द अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो जैसे कि आपको पता है कि जो ज़्यादातर जो पार्ट है अफ्रीका का भी, वो भी किस में लाई करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद में जो इक्वेटर है वो कहाँ से निकलता है, आपको पता है कि जो ये पूरा कॉन्टिनेंट है, इसके मतलब ये जो अफ्रीका है कि इक्वेटर हो गया, तो अफ्रीका ज़्यादातर यहाँ पर लाई करता है। ठीक है, इसकी तरह। तो जो इक्वेटर की जो लाइन है वो होकर निकलती है किससे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। It is the only continent through which the Tropic of Cancer, the Equator and the Tropic of Capricorn pass. ये इकलौता ऐसा प्लानट है अफ्रीका का जिसमें से इक्वेटर भी क्रॉस होता है, साथ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी, और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भी। ठीक है, बाकी सब कॉन्टिनेंट ऐसे हैं कि उसमें से या तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकल रहा होगा, या इक्वेटर निकल रहा होगा, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन निकल रहा होगा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि किसी ऐसे प्लैनेट का नाम किसी ऐसे कॉन्टिनेंट का नाम बताइए जिसमें से तीनों जो लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी और इक्वेटर भी और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तीनों पास करती हैं, तो आप बताओगे अफ्रीका। द सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, इज लोकेटेड इन अफ्रीका। आपको पता ही होगा जो सहारा डेजर्ट है वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है। ठीक है, ये सबसे लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है जिसका नाम है सहारा डेजर्ट। ये भी कहाँ पर है, ये अफ्रीका में है। दिस कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशन एंड सीज। ये जो अफ्रीका है, जो कॉन्टिनेंट है, ये कुछ इस तरह से है नीचे की तरफ। तो ये पूरा का पूरा किससे कवर है, इसकी जो तीनों साइड है वो किससे कवर है, ओशन से और सी से। पूरा ये नीचे तो पूरा का पूरा एरिया इसका समुद्र से कवर है। द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर नाइल फ्लोज थ्रू अफ्रीका। जो सबसे लॉन्गेस्ट जो रिवर है वर्ल्ड में, वर्ल्ड की जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो भी कहाँ से निकलती है, वो भी अफ्रीका से ही निकलती है, जिसका नाम है नाइल रिवर। Where the equator, the Tropic of Cancer, the Tropic of Capricorn pass in the map of the Africa। जैसे कि आपने देखा ही है कि ये तीनों की तीनों जो लाइंस हैं वो कहाँ से निकलती है, अफ्रीका से निकलती हैं। अब आ जाते हैं नॉर्थ अमेरिका पे। नॉर्थ अमेरिका हमारा थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। पहला हमारा एशिया था, दूसरा हमारा अफ्रीका था, और तीसरा है हमारा नॉर्थ अमेरिका। ये लिंक करता है किससे, नीचे की साइड साउथ अमेरिका से, बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड द इस्थमस ऑफ पनामा। ठीक है, तो जो ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ये हमारा ऊपर ये नॉर्थ अमेरिका हो गया। ठीक है, ये नीचे लिंक करता है साउथ अमेरिका से ऐसे। तो जो आप ये देख रहे हो ना, बिल्कुल जो ये नैरो वाला जो रास्ता है, ठीक है, इसको बोलते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। ठीक है, तो ये बहुत ही नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है जो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ती है।
द कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड द वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है वो कम्प्लीटली हमारा कहाँ पर है, ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और वेस्ट की साइड है। इधर हमारा ईस्ट हो गया तो ये पूरा वेस्ट की साइड है, यहाँ पर एशिया, ये यूरोप, और इधर हमारा नॉर्थ अमेरिका, और ये नीचे हमारा साउथ अमेरिका। ठीक है, इसको भी किसने घेरा हुआ है, पूरी तरह से सराउंड किया हुआ है इस कॉन्टिनेंट को, ओशन ने। इसको 3 ओशन ने इस तरह से इसको भी कवर किया हुआ है। आगे देखते हैं, ये आप देख रहे हो। ठीक है, ऊपर ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, नीचे ये साउथ अमेरिका हो गया। तो ये नैरो स्ट्रिप है ना, ये क्या कर रही है, इस्थमस का मतलब होता है कोई भी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, ये नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जो किसी 2 बड़े लैंड मासेस को आपस में जोड़ती है। ठीक है, अ स्ट्रेट इज अ नैरो पासेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग 2 लार्ज बॉडीज लाइक ओशियन एंड द लाइक सीज एंड ओशियन। ठीक है, अब देखो स्ट्रेट क्या होता है, ये एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर होता है जो क्या करता है, 2 बड़ी वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ता है, सी को और ओशन को। जैसे कि आप देख रहे हो ये स्ट्रेट है, तो यहाँ पर आपने देखा ना कि वो ये हमारी इंडिया है, ठीक है, और नीचे ये श्रीलंका, तो इसके बीच में एक गैप है। ठीक है, एक बहुत ही छोटा सा रास्ता है जहाँ से वाटर होकर निकलता है। ठीक है, तो जो ये छोटा सा रास्ता है ये आपस में क्या कर रहा है, ये इधर इस बे ऑफ बंगाल को किससे जोड़ रहा है, इधर ये इंडियन ओशन से जोड़ रहा है। ठीक है, पूरा नीचे इंडियन ओशन है और ये स्ट्रेट। तो ये जो स्ट्रेट है, यहाँ पर तो हमने इस्थमस पढ़ा था, तो इस्थमस क्या था, एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड था, है ना, एक पतला सा रास्ता था ज़मीन का। ठीक है, लेकिन स्ट्रेट क्या होता है, ये पानी का रास्ता होता है। ठीक है, एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर होता है, ये पैसेज ऑफ वाटर होता है जो कि क्या करता है, 2 बड़ी बड़ी जो वाटर बॉडीज़ है उनको जोड़ता है, जैसे यहाँ पर इस स्ट्रेट ने जोड़ रखा है इंडिया और ये श्रीलंका के बीच में। ठीक है, बे ऑफ बंगाल को इधर अरेबियन सी से जोड़ रखा है, या हम कह सकते हैं नीचे इंडियन ओशन से जोड़ रखा है। अब देखते हैं साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका हमारा कहाँ पर लाई करता है, ये हमारा इक्वेटर से नीचे साउथर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ठीक है, और विच 2 ओशन सराउंडेड ऑन द ईस्ट एंड द वेस्ट एंड द एंडीज वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रन थ्रू इट्स लैंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो अगर आपने देखा होगा, आपने साउथ अमेरिका को अगर देखते हैं तो साउथ अमेरिका ऐसे नीचे की साइड है ऐसे, तो ये क्या है, इसमें यहाँ पर एक वर्ल्ड का सबसे जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, ठीक है ना, जो ऐसे पूरा ऐसे होता हुआ आता है। रेंज का मतलब होता है, एक तो होता है लॉन्गेस्ट, ठीक है ना, जो हाईएस्ट होता है वो तो होता है कितना ऊंचा है, लेकिन यहाँ कह रहा है लॉन्गेस्ट रेंज के मतलब ये है कि माउंटेन ये कितना चला रहा है, क्योंकि छोटी पहाड़ी बड़ी सब करके, तो ये पूरा एक ही माउंटेन है जो काफ़ी दूर तक चला रहा है, तो इसे कहते हैं रेंज। तो यहाँ पर जो एंडीज है वो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, कि मतलब इस तरह से अगर आप देखोगे यहाँ पर, हाँ, तो ये पूरा यहाँ से शुरू होता है, ये पूरा खत्म कर होता है, काफ़ी एक लंबी रेंज बनाता है, ये पूरा यहाँ पर माउंटेन ही माउंटेन, ये इसे बोलते हैं एंडीज माउंटेन। ठीक है ना, तो ये काफ़ी लंबी रेंज चलती है इसकी आगे तक। साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर। अफ्रीका में हमने क्या पढ़ा था, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर, और साउथ अमेरिका में हमारे पास क्या है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर, जिसका नाम क्या है, अमेजॉन रिवर। ऑस्ट्रेलिया सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, डेट लाइज एंटायरली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। तो जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है वो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है जो कि हमारा साउदर्न में है। ठीक है, इक्वेटर से नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर में है। इट इज़ सराउंडेड ऑल साइड्स बाय द ओशन एंड द सीज, इट इज़ कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट। तो इसके चारों तरफ ही क्या है, ओशंस है, ये किसी दूसरी लैंड से जुड़ा हुआ ही नहीं है, तो इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, आइलैंड कॉन्टिनेंट बोलते हैं, क्योंकि जो एरिया हमारा बिल्कुल पानी के एकदम बीच में होता है, उसके आसपास और कोई कुछ नहीं है, कोई और लैंड का पीस नहीं है, तो उस वो हमारा आइलैंड होता है। तो ये क्या है, इसीलिए इसे हम कैसा कॉन्टिनेंट बोलते हैं, इसे हम आइलैंड कॉन्टिनेंट बोलते हैं। अब है एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका का भी आपको पता है ये कम्प्लीटली साउदर्न हेमिस्फेयर में है, बिल्कुल नीचे की साइड है, यहाँ पर तो ज़्यादा लोग भी नहीं रहते हैं। साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट टू द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। तो मतलब जो साउथ पोल आपने देखा होगा, जो हमारे जो ग्लोब पर आपने साउथ पोल और नॉर्थ पोल देखा था, तो ये बिल्कुल साउथ पोल के एकदम जस्ट पास ही है एंटार्क्टिका। ठीक है, ये कहाँ पर लोकेट करता है, ये साउथ पोलर रीजन में। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ वगैरह होती है, आइस होती है, बहुत मोटे मोटे थिक आइस शीट होती है यहाँ पर, जो परमानेंटली हमेशा उस एरिया को कवर करके रखती है। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट, यहाँ पर कोई ज़्यादा जो ह्यूमन सेटलमेंट नहीं होता, कोई भी परमानेंट। बहुत सारी कंट्रीज़ ने यहाँ पर अपने रिसर्च स्टेशन ज़रूर लगा रखे हैं एंटार्क्टिका के अंदर। इंडिया के भी अपने कुछ जो रिसर्च स्टेशन हैं उनके नाम क्या है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं कि एंटार्क्टिका में इंडिया के कौन से 2 अपने रिसर्च स्टेशन हैं, तो कौन से हैं, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। अब आ जाओ हाइड्रोस्फीयर पे। तो अर्थ को मैंने बताया कि अर्थ क्या है, एक ब्लू प्लैनेट है, क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है। मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर। अर्थ का जो 71% जो पार्ट है वो कम से कम पानी से कवर है, और जो 29% जो बाकी जो बचता है वहाँ पर लैंड है। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट करता है वाटर की सारी फॉर्म को। मैंने आपको बताया भी था कि उसमें बहुत सारी फॉर्म होती है। हाइड्रोस्फीयर का मतलब पानी की अलग अलग फॉर्म कौन सी होती हैं, ठीक है, आइस हो गया, ग्लेशियर हो गया, वाटर वेपर हो गया। ठीक है, तो बहुत सारी हाइड्रोस्फीयर में पानी की कोई ऐसा नहीं, कोई एक ही सोर्स होती है।
As running water in ocean, river and in lakes, ice in glacier, underground water and the water vapor in almost all comprise the hydrosphere. तो ये पानी के जितनी भी फॉर्म है हम इन सबको क्या कहेंगे, हाइड्रोस्फीयर कहेंगे, चाहे वो ओशन का पानी हो, चाहे वो रिवर का पानी हो, चाहे वो ग्लेशियर्स हो, लेक्स हो, अंडरग्राउंड वाटर हो, ठीक है, या फिर हमारी एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट होती है, चाहे वो सब किसका पार्ट है, हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है. More than 97% of the earth water is found in the ocean and is too salty for ह्यूमन यूज़. ठीक है, तो जो अर्थ का पे जो सबसे ज़्यादा पानी है वो किस फॉर्म में है, वो ओशन जो समुद्र है उनमें है सबसे ज़्यादा पानी. 97% पानी जो अर्थ पर है वो समुद्र की फॉर्म में है, ओशन फॉर्म में है. और ये पानी क्या होता है, बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है जो ह्यूमन यूज़ के लिए हम नहीं कंज्यूम कर सकते, हम इसको नहीं यूज़ कर सकते. ठीक है. A large portion of the rest of the water is in the form of ice sheet, glacier or under the ground and a very small percentage is available as a fresh water for human use. बाकी जो कितना पानी बचता है, 3% पानी बचता है. तो वो जो 3% जो पानी हमारे पास बचता है वो हमारे पास किस फॉर्म में होता है, आइस शीट की फॉर्म में, बर्फ़ की फॉर्म में, जो बड़ी बड़ी बर्फ़ होती हैं, या फिर पानी अंडरग्राउंड पानी जो होता है उसकी फॉर्म में है. तो वही हमारा क्या होता है, फ्रेश वाटर होता है जिसको हम कंज्यूम करते हैं, जिसको ह्यूमन अपने यूज़ के लिए ले सकते हैं. ठीक है. ये देखो, ये आपको ना कुछ इस फॉर्म में ही आपको ये डायग्राम ला रखा है. ठीक है, कि नेम ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, जिससे कि आपको याद रहे. ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया. एशिया के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका है, फिर साउथ अमेरिका है. ठीक है, तो जिससे कि आपको ये सब चीज़ें याद रहे. फिर आपका यूरोप हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, नीचे ये अंटार्कटिका है आपका ये. तो इस तरह से आपको कॉन्टिनेंट दिखा रखे हैं जिसके जितने ज़्यादा ब्लॉक बने हुए हैं मतलब वो एरिया उतना ही बड़ा है. तो ये एक्टिविटी आप करके देखना, इनको काउंट करके फिर आप उनको नंबर देना कि कौन सा कितना बड़ा है. एंड डिस्पाइट बीइंग अ ब्लू प्लैनेट वी फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर. देखो, हमारे अर्थ को क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है. उसके बाद भी हम यहाँ पर शॉर्टेज देख रहे हैं वाटर की. क्यों? क्योंकि 97% वाटर तो ऐसा है जो समुद्र का पानी है जो बहुत ज़्यादा सॉल्टी है, हम उसको यूज़ ही नहीं कर सकते. ठीक है. अब आ जाओ ओशन पे. ओशंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर. तो सबसे पहले हम हाइड्रोस्फीयर के अंदर पढ़ेंगे ओशंस के बारे में, क्योंकि सबसे बड़ी हमारे पास ओशियंस ही है. सारी ओशंस आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं. ओशंस वाटर आर ऑलवेज मूविंग, और जो ओशंस का जो पानी होता है वो हमेशा मूव करता रहता है, वो एक जगह ठहर के नहीं रहता. द थ्री चीफ मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर आर इन द वेव्स, द टाइड्स एंड द ओशन करंट. तो तीन तरह के जो ओशन के अंदर हमें मूवमेंट देखने के लिए मिलते हैं वो कौन कौन से होते हैं. एक तो वेव्स होती हैं, दूसरी टाइड्स होती हैं, और तीसरी क्या होता है, ओशन करंट्स होते हैं. अब हम पढ़ेंगे 5 मेजर ओशन कौन कौन सी हैं. पहली है पैसिफिक ओशियन, दूसरी है अटलांटिक ओशियन, फिर है हमारी इंडियन ओशियन, फिर है हमारी साउदर्न ओशियन, फिर है आर्कटिक ओशियन. ठीक है, ये इन्होंने इनके साइज़ के हिसाब से बताई हैं कि किसका कितना बड़ा साइज़ है. तो सबसे बड़ी कौन सी ओशियन है, पैसिफिक ओशियन है हमारी. ठीक है. उसके बाद फिर आती है अटलांटिक ओशियन, फिर इंडियन ओशियन, फिर साउदर्न ओशियन, फिर आर्कटिक ओशियन. जो पैसिफिक ओशियन है मैंने बता ही दिया आपको कि लार्जेस्ट ओशियन है. इट इज़ स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ. ठीक है, जो अर्थ का 1/3 जो पार्ट है उसे किसने कवर किया हुआ है, पैसिफिक ओशियन ने किया हुआ है. और जो हमारी जो मरीना ट्रेंच है, जो सबसे डीपेस्ट पार्ट है हमारी अर्थ के अंदर का, ठीक है, वो भी कहाँ पर है, वो भी पैसिफिक ओशियन में ही है. जो पैसिफिक ओशियन है इज़ ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप. जो पैसिफिक ओशियन हमारी ऑलमोस्ट वो किस शेप में है, वो एक सर्कुलर शेप में है. ठीक है. एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड. तो इस पैसिफिक ओशन के आसपास हमारे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप, इन सब ने इसको पैसिफिक ओशन को एकदम घेर के रखा है अच्छे से. ठीक है. अब देखती है, मैं आपको लोकेशन दिखाती हूँ इसकी. ये देखिए, इधर ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के साइड में पैसिफिक ओशन है. उसके बाद अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो ग्लोब है वो तो हमारा सर्कुलर फॉर्म में होता है, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ एकदम फ्लैट फॉर्म में दिख रहा है. तो मतलब ये जो इसका ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये पीछे जाके किससे जुड़ जाएगा, ये यहाँ पे जाकर अगर इसको हम गोल एकदम राउंड कर देते हैं तो इधर जुड़ जाएगा. तो कुछ पार्ट आपको पैसिफिक ओशन का इधर दिखाई दे रहा है. तो ये देखिए, एशिया, ऑस्ट्रेलिया है ना, और इधर ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये पूरा इस पैसिफिक ओशन को इन्होंने कवर किया हुआ है. ठीक है. अब आ जाते हैं द अटलांटिक ओशियन. ये हमारी सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन है, ठीक है, वर्ल्ड की. और इसकी जो शेप है ना वो एस शेप्ड में है ये थोड़ी. इट इज़ फ्लैंक बाय द नॉर्थ एंड द साउथ अमेरिका. तो ये किससे मिलके है, ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से मिलके है वेस्टर्न साइड से. एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड. ठीक है ना. और यूरोप और अफ्रीका के कौन से साइड पे है, ईस्टर्न साइड पे है. द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज़ हाईली इंडेंटेड. तो इसकी जो कोस्ट लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा इंडेंटेड है, काफ़ी इरेगुलर है मतलब. ठीक है.
एंड कोस्ट लाइन प्रोवाइड आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर, ठीक है, और एंड पोर्ट। तो सबसे ज़्यादा इसलिए जो आपको पोर्ट वगैरह, जो हार्बर जहाँ पर शिप्स वगैरह आती जाती हैं, सबसे ज़्यादा एक लोकेशन है वो आपको यही इसी जगह पे देखने के लिए मिलेगी, ठीक है, क्योंकि जो ज़्यादा बहुत इरेगुलर होती हैं वो एक हम बोल सकते हैं कि आइडियल लोकेशन होती है किसी भी नेचुरल हार्बर को लगाने के लिए या पोर्ट्स वगैरह को लगाने के लिए। तो सबसे बिजिएस्ट अगर ओशन की बात करें तो वो कौन सा है, वो अटलांटिक ही है। इसको भी दिखा देते हैं मैप में। यहाँ पर देखिए ये रहा अटलांटिक ओशन, ठीक है, ये पूरा हमारा क्या है, अटलांटिक ओशन। इसकी शेप देखो, इसकी शेप कुछ ऐसे जा रही है, ये पूरा अटलांटिक है, तो इसलिए इसको एस शेप बोलते हैं। ये आपको दिख ही रहा है, ये साउथ अमेरिका इसके इधर वेस्ट साइड में है, ठीक है, और इसके ईस्ट साइड में ये अफ्रीका वगैरह है, ठीक है। तो ये जो पूरा एरिया होता है ये बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा बिजी वाला एरिया है, ठीक है। ये इसे बोले बहुत ज़्यादा इंडेंटेड है ये सारा पार्ट। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता है, ये एक अच्छी लोकेशन मानी जाती है हार्बर्स और जो पोर्ट वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। उसकी बात है इंडियन ओशियन। ये अकेली ऐसी ओशियन है कि जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पे है। आपने बाकी सारी ओशियन देखी, किसी का नाम किसी कंट्री के नाम पे नहीं है, लेकिन सिर्फ ये इकलौती ऐसी ओशियन है कि जिसका नाम इंडिया के नाम पे है। तो ये बहुत ही प्राउड वाली बात है। द शेप ऑफ ओशियन इज ऑलमोस्ट ट्रैंगुलर। इसकी जो शेप है इस ओशियन की वो ट्रैंगुलर शेप है। इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंड बाय एशिया। अगर हम एशिया उसके नॉर्थ की साइड को देखते हैं तो ऊपर क्या है, ऊपर एशिया है इसके, है ना। और अगर इसके वेस्ट की तरफ देखते हैं, ये हमारा इंडियन ओशन के मान के चलो, ये ऊपर जो नॉर्थ की साइड है तो ऊपर एशिया है, इधर की साइड अफ्रीका है, ठीक है ना, और इसके ईस्ट में क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो इसको इस तरह से कवर कर रखा है। जो साउदर्न ओशन इंसर्कल द कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका, और नीचे क्या पड़ेगा इसका, एंटार्क्टिका पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं आर्कटिक ओशन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल। तो आपको पता है कि जो नीचे वाला जो पूरा जो ऊपर वाला जो एरिया है नॉर्थ पोल है, वहाँ पर आर्कटिक सर्कल बनता है पूरा का पूरा। तो वहीं पर ही आर्कटिक ओशियन है, ठीक है, जिसने पूरा सराउंड किया हुआ है किसको, नॉर्थ पोल को। इट इज़ कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशियन बाय नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोइंग द बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसने किसको, ये किससे कनेक्ट करती है अपने आप को, आर्कटिक सर्कल किससे कनेक्ट करती है, ये पैसिफिक ओशन से। और पैसिफिक ओशन और आर्कटिक ओशन आपस में कैसे मिलती है, एक नैरो स्ट्रेच है, एक बहुत ही पतला सा पानी का जो रास्ता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बेरिंग स्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। तो उससे ये कनेक्ट करती है। मैंने आपको स्ट्रेट बता ही दिया। स्ट्रेट एक ऐसा होता है जो दो चीज़ों को मिलाता है, कोई एक पतला सा पानी का रास्ता जो दो बड़ी वाटर बॉडीज़ को मिलाता है। तो यहाँ पर दो बड़ी वाटर बॉडी कौन सी है, एक तो है हमारी आर्कटिक ओशियन और दूसरा है हमारा पैसिफिक ओशियन। तो जो भी कोई पतला सा रास्ता पानी का आ रहा होगा इन दोनों को जोड़ने के लिए, उसे उसे क्या बोलते हैं, बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आर्कटिक ओशियन को और पैसिफिक ओशियन को कौन मिला रहा है, कौन सा स्ट्रेट मिला रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, बेरिंग स्ट्रेट बोलेंगे, ठीक है। अब आ जाओ एटमॉस्फेयर पे। आपको सबको पता है कि अर्थ को सराउंड किया हुआ है किसने, बाय अ लेयर ऑफ गैसेस, ठीक है। जो अर्थ के पूरे आसपास क्या है, लेयर ऑफ गैसेस हैं, जिसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और एक थिन ब्लैंकेट है एयर का, जो बहुत ज़रूरी है हमारे प्लानट के लिए, तभी तो यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। इट प्रोवाइड अस विद द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन रेज, ठीक है। और ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जिससे कि जो हार्मफुल इफेक्ट है सन रेज की वो हमारे आसपास ना आए, ठीक है। अगर आते भी हैं तो उस लेयर को क्रॉस करके आए। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर। जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो हमारे अर्थ से, मतलब अगर हम अपनी लैंड से देखते हैं तो वो ऊपर तक 1600 किलोमीटर तक जाता है, ठीक है। एंड एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड की, मतलब जो उसकी हाइट है वो इतनी है हमारे एटमॉस्फेयर की। तो एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स बेस्ड ऑन कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज़। तो जो हमारे एटमॉस्फेयर है इसको डिवाइड किया हुआ है 5 लेयर्स में, उसके कंपोजिशन के ऊपर कि वो किस चीज़ का बना है, उसका टेम्परेचर कितना रहता है, उसकी दूसरी प्रॉपर्टीज़ क्या है। दीज लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। और जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं ये स्टार्ट हो जाती है, मैंने कहा ना, अर्थ से, अर्थ की जो लैंड है वहाँ से स्टार्ट होके ऊपर तक 1600 किलोमीटर तक ये जो एटमॉस्फेयर है ये बना रहता है। तो वहीं से हम स्टार्ट करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के लिए। इसकी जो लेयर स्टार्ट होती है वो अर्थ के सरफेस से स्टार्ट होती हैं। जो सबसे पहली जो लेयर होती है वो कौन सी होती है, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। ये अर्थ के सबसे पास वाले कॉन्टैक्ट में आती है, ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जाएंगे तो वहाँ मिलेगी हमें स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मिलेगी मीजोस्फेयर, फिर मिलेगी थर्मोस्फेयर, और फिर सबसे लास्ट वाली होती है सबसे ऊपर एक्सोस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर होता है ये मेनली किस चीज़ का बना होता है, इसमें हमारे नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, ठीक है, जो कम से कम क्या करती है, विच मेकअप अबाउट 99% ऑफ क्लीन ड्राई एयर, ठीक है। और यही मिलकर क्या बनाती है, हमारी 99% हवा को एक क्लीन ड्राई एयर बनाती है, ठीक है। नाइट्रोजन कितनी होती है, 78% होती है, ऑक्सीजन 21% होती है, और कुछ बाकी गैसेस भी होती है जिसमें हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, है ना, गैसेस वगैरह आती हैं जो 1% होती हैं।
ऑक्सीजन किस लिए यूज़ में आती है? क्योंकि हम क्या करते हैं, हमें जीने के लिए सांस लेना ज़रूरी है और हम ऑक्सीजन ही लेते हैं, ठीक है। और नाइट्रोजन किस काम में हेल्प आती है? हमारी ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होनी है तो वो सिर्फ नाइट्रोजन की वजह से ही पॉसिबल हो पाती है। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट होती है, इज इम्पॉर्टेंट एट इज एब्जॉर्ब हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ। ये जो भी अर्थ की जब अर्थ कुछ भी हीट छोड़ती है तो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे कि जो प्लानट है वो हमारा गर्म रहता है, ठीक है। वो हमारे जो प्लानट पे जो हॉटनेस है, जो वार्मनेस है, उसको बनाए रखती है। वरना अगर अर्थ जो हीट छोड़ रहा है, अगर कोई भी चीज़ उसको पकड़ के नहीं रखेगी तो अर्थ क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए प्लानट को वार्म रखने के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ ऑल्सो असेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और प्लांट की ग्रोथ के लिए भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। आपने पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि उसमें CO2 का क्या रोल होता है। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वरीज विद द हाइट। इट इज मैक्सिमम एट द सी लेवल एंड डिक्रीज रैपिडली एज वी गो अप। अगर आप डेंसिटी की बात करोगे कि जो एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी होती है तो वो अपनी हाइट पे डिपेंड करती है, ठीक है। आप जितने भी ज़्यादा एकदम मैक्सिमम एट द सी लेवल, अगर आप सी लेवल पे आओगे, मतलब नीचे की साइड अगर आप आ रहे हो, तो आपको एटमॉस्फेयर की डेंसिटी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो वो डेंसिटी जो एटमॉस्फेयर की है वो क्या होती जाएगी, वो घटती जाएगी। इसीलिए जो लोग ऊपर चढ़ाई करते हैं उनको प्रॉब्लम होती है सांस लेने में, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, जो डेंसिटी होती है एयर की वो कम होती है, वहाँ पर जो गैस होती है वो कम होनी शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो इसीलिए वहाँ के लोगों को सांस लेने में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। दे हैव टू कैरी विद दैम ऑक्सीजन सिलेंडर टू बी एबल टू ब्रीथ एट हाई एल्टीट्यूड। इसलिए वे अपने साथ क्या लेके जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, जिससे कि वो ऊंचाई पे जाके भी सही तरीके से सांस ले सके। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीज एज वी गो अपवर्ड। जो टेम्परेचर होता है वो भी हमारा घटने लग जाता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं। द एटमॉस्फेयर एक्सिट प्रेशर ऑन द अर्थ। जो एटमॉस्फेयर है वो प्रेशर डालता है अर्थ पर, ठीक है। डेट वरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कि मतलब आपका जो भी प्रेशर है लैंड पर वो भी वरी करता है आपका, ठीक है। आपको सेम नहीं मिल सकता। सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड सम एरियाज लो प्रेशर। कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सपीरियंस करते हैं और कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत ही कम प्रेशर होता है। जो एयर होती है वो हमारी कैसे मूव करती है, वो हमारी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। अगर यहाँ से हाई प्रेशर है और यहाँ पर लो प्रेशर है तो हवा जो होती है वो हमारी इस हाई प्रेशर से कहाँ जाएगी, लो प्रेशर की तरफ जाएगी हमेशा, ठीक है। और इस जो एयर का जो मूवमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं, ठीक है। तो जो मूविंग एयर होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको विंड बोलते हैं। उसके बाद जाओ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, एक नैरो जोन होता है जहाँ पर सब चीज़ें मिलती हैं, जहाँ पर आपका लैंड भी होता है, वाटर भी होता है और एयर भी होता है, आपको तीनों चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। ये जोन होता है कि जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, इसीलिए हम अर्थ को क्या बोलते हैं, यूनिक प्लानट बोलते हैं। देयर यहाँ पर आप फिगर देख लो, इसमें आपको सब दिखाई दे रहा है। इसमें आपको एटमॉस्फेयर भी दिख रहा है, लिथोस्फेयर भी दिख रहा है, हाइड्रोस्फेयर भी दिख रहा है। हाइड्रोस्फेयर में ये पानी है, यहाँ पर एनिमल्स भी हैं, यहीं से वेपर बनती हैं, फिर ये क्लाउड बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका पूरा क्या प्रेजेंट है, आपकी सारी गैसेस प्रेजेंट है। ये लिथोस्फेयर, ये आपका लैंड वाला पार्ट प्रेजेंट है। एनिमल्स भी हैं, ह्यूमन बींग्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, सब चीज़ें हैं, ठीक है। Species of organisms that vary in size from microbes and bacteria to huge mammal. All the living organisms, including human, are linked to each other to the biosphere for survival. यहाँ पर आपको सब चीज़ें दिखाई देंगी, माइक्रोब्स भी दिखाई दे रहे हैं, बैक्टीरिया भी दिख रहे हैं, बहुत बड़े एनिमल्स भी दिखाई दे रहे हैं, और ये सब क्या कर रहे हैं, आपस में लिंक कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, ठीक है, अपने सर्वाइवल को ईजी बनाए रखने के लिए। आगे है, द ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फेयर में ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू अ प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम, ठीक है। तो जो बायोस्फेयर है उसने अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक होता है प्लांट किंगडम, एक होता है एनिमल किंगडम। The three domain of the earth interact with each other and affect each other in the some way or the other. तो जितने भी सब अर्थ के जो डोमेन है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे पे उनका पूरा असर होता है ना, तभी तो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। हम प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, ठीक है, कि अपने हवा पानी के लिए, है ना। तो और जो एनिमल्स हैं वो भी डिपेंड होते हैं रिवर पे, वाटर पे। तो सब चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ क्या होती है, बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक चीज़ को बेकार करोगे तो दूसरे का उस पर तुरंत असर पड़ जाएगा। अगर आप रिवर करो गंदा करोगे, पानी कम होगा, पानी वेस्ट होगा, तो आगे चल के हमें तो प्रॉब्लम आनी है उस चीज़ की। तो इसीलिए हमें सब चीज़ें यहाँ पर क्या रहती है, इंटरेक्शन में रहती हैं। अगर एक चीज़ भी बिगड़ेगी तो दूसरी अपने आप बिगड़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग आर नीड्स ऑफ वुड और क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर
लीड टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम स्लोप्स। हम क्या करते हैं, हम जंगलों को काटते जा रहे हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, क्योंकि हमें लकड़ी चाहिए, हमें खेती करने के लिए ज़मीन चाहिए साफ। लेकिन आप देखो, जैसे आप जितने ज़्यादा पेड़ पौधे काट रहे हो, उससे क्या हो रहा है, उससे सॉइल का रिमूवल हो रहा है। ठीक है, वो जो सॉइल है वो लूज़ होती जा रही है, और जब आंधी तूफान आते हैं तो वो मिट्टी ऐसी उड़ जाती है और वो जो एरिया होता है वो बर्बाद हो जाता है। सिमिलरली अर्थ सरफेस में भी चेंज ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज लाइक अर्थक्वेक। ठीक है, और अर्थ का सरफेस और किस वजह से भी खराब हो जाता है, चेंज हो जाता है, जब बहुत बड़े क्या हो जाते हैं, कोई दुर्घटना, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया। ठीक है, इस तरह के इंसिडेंट हो जाते हैं। देयर कुड बी सबमर्जेंस ऑफ लैंड एज हैपन इन अ केस ऑफ सुनामी रिसेंटली। जब सुनामी वगैरह आती है तो जो लैंड है वो सबमर्ज हो जाती है, पानी के नीचे भी दब जाती है। ठीक है, पार्ट ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड वर सबमर्ज्ड अंडर वाटर। कुछ पार्ट, जैसे कि जो अंडमान निकोबार जो आइलैंड्स है, उनका भी जो कुछ पार्ट है वो पानी के अंडर डूब चुका है। डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू लेक्स रिवर मेक्स द वाटर अनसुटेबल फॉर ह्यूमन यूज़। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा जो डिस्चार्ज होता है हमारे घरों से निकलता है या फैक्ट्री से निकलता है, उसको सीधा लोग क्या करते हैं, लेक्स में या रिवर पाइप्स के थ्रू या फिर पाइप्स के थ्रू उसको रिवर वगैरह में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इससे क्या होता है, वो जो थोड़ा सा जो जो वो कूड़ा कचरा जो निकलता है फैक्ट्री से, वो उस पूरे पानी को गंदा कर देता है, और वो ना तो ह्यूमन यूज़ के लायक बचता है, और यहाँ तक कि अगर हम उसको यूज़ कर लेते हैं, हम कर लेते हैं, उस पानी में रहने वाले एनिमल्स कर लेते हैं, तो वो हमारी लाइफ को खतरे में डाल देता है। जो भी एमिशन होता है इंडस्ट्रीज से, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट, व्हीकल्स, या फिर जो भी पॉल्यूट एयर होती है, कहीं से भी किसी भी तरह की कोई भी पॉल्यूट एयर जो निकल रही है, वो भी क्या करती है, हमारे एटमॉस्फेयर की जो एयर होती है उसको गंदा करती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड कितनी इंपॉर्टेंट है एयर में, बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 लीड टू इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे अर्थ को गर्म रखने के लिए CO2 बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हीट को एब्जॉर्ब करके रखती है, उस हीट को बाहर नहीं जाने देती। लेकिन आप सोचो, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, टेम्परेचर भी तो फिर ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा, और इस वजह से फिर क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग फैलने लगती है। ठीक है ना, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ने लगता है। There is thus a need to limit the use of resources of the earth to maintain the balance of nature between the domain of the lithosphere, atmosphere and the hydrosphere। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम सब चीज़ों को लिमिट में यूज़ करें और उनके बीच में एक बैलेंस बनाए रखें, जिससे कि जो हमारा नेचर है वो सही तरीके से चलता रहे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। चैप्टर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको मेरी सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। सो थैंक यू।